इस लेक्चर में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे और वो है केमिस्ट्री ऑफ क्रोमियम। केमिस्ट्री ऑफ क्रोमियम को समझने के लिए इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे बात करते हैं। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 है और इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6 3d5 और 4s1 है। अब आप देखें इसका वैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d4 होना चाहिए, लेकिन ये 3d5 हो। इसका रीज़न ये है कि जब d ऑर्बिटल जब 4 इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं तो ये अपने आप को स्टेबल रखने के लिए s इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन छीन लेता है और अपने आप को हाफ फिल्ड बना लेता है। और ये स्टेबिलिटी की खातिर ये हमारे पास जो है d ऑर्बिटल s से इलेक्ट्रॉन छीन लेता है और जहाँ से इलेक्ट्रॉन इसमें चले जाता है। तो इसी तरह से हमने देखा कि जो क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन है, इसके d ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन है और s ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन है, जैसे कि मैंने यहाँ पर मेंशन किया हूँ d3d5 और 4s क्या है 1 है। अब ये टोटल हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन है। अब 6 इलेक्ट्रॉन की वजह से ये टोटल 6 + 6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्रोमियम +1 और 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, क्रोमियम +2 2 इलेक्ट्रॉन दे सकते, क्रोमियम +3 +4 +5 और +6। और +6 के बारे में इंशाल्लाह हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो हमें पता चला कि नॉर्मली क्रोमियम जो है पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट +1 से +6 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। इसके बाद क्रोमियम जो है जो +1 और +2 है, इसके ऑक्साइड हमेशा बेसिक होते हैं और इसके बाद +3 का ऑक्साइड एम्फोटेरिक नेचर का होता है, जबकि +4 +5 और +6 का जो ऑक्साइड होता है वो हमारे पास एसिडिक नेचर का होता है। ये भी याद रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा, इसके बाद ये है कि जो क्रोमियम है इसके अंदर जो कॉम्प्लेक्स के अंदर जो आयनिक करैक्टर होता है वो डिक्रीज होता है फ्रॉम क्रोमियम +1 से क्रोमियम +6 की तरफ जाते हैं। डिक्रीज आयनिक करैक्टर होता है और इंक्रीज क्या होता है कोवेलेंट करैक्टर। रीज़न क्या है, स्मॉलर साइज होता है केटाइन का और हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है अकॉर्डिंग टू फाजान रूल। हमने फाजान रूल में पढ़ा था कि अगर किसी केटाइन का साइज छोटा होता जाएगा तो चार्ज डेंसिटी बढ़ जाएगी, तो हमेशा उसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है और जिसकी वजह से इसके अंदर कोवेलेंट करैक्टर आ जाता है। अब ये कोवेलेंट करैक्टर इजाफा होने की वजह से सोलिबिलिटी भी क्रोमियम +1 से +6 की तरफ क्या होती है डिक्रीज होती है ड्यू टू इंक्रीज इन द कोवेलेंट करैक्टर एंड डिक्रीज इन क्या है आयनिक करैक्टर। अब हम बात करेंगे कि द ऑक्सीडेशन ऑफ क्रोमियम 3 टू क्रोमियम हमारे पास 6 है। एग्ज़ाम में इसके लिए इस तरह भी सवाल पूछ सकते हैं कि हाउ कुड यू कन्वर्ट क्रोमियम +3 इंटू क्रोमियम +6। तो इसके लिए देखिए मैंने यहाँ पर कुछ रिएक्शन मेंशन किया हूँ। यहाँ पर ये देखिए हमारे पास क्रोमियम +3 का वाटर के साथ एक कॉम्प्लेक्स है। इसके साथ हम क्या कर लेते हैं, देखिए ये क्रोमियम क्रोमियम का +3 है और वाटर का 0 चार्ज है और लिगेंड है, ये न्यूट्रल लिगेंड होता है, जिसकी वजह से ये हमारे पास क्रोमियम का एक जो है ना एक आयनिक कॉम्प्लेक्स है। अब हम क्या करते हैं, एक स्ट्रांग सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं, बेस है और लिमिटेड में लेते हैं। तो बेस का काम क्या होता है, प्रोटॉन को छीनना, यानी प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करना, और जिसको एब्स्ट्रैक्ट करेगा उसको हम क्या कहते हैं डीप्रोटोनेशन कहते हैं। यानी जब हम बेस के साथ रिएक्शन कराएंगे तो वाटर डीप्रोटोनेट होगा, लेकिन पूरा का पूरा नहीं होगा क्योंकि यहाँ 6 वाटर के लिगेंड अटैच है, क्योंकि लिमिटेड अमाउंट में है। तो यहाँ बेस 3 प्रोटॉन को छीनेगा तो 3 मोल वाटर बनेगा और नतीजे के तौर पर एक नया कॉम्प्लेक्स पैदा होगा जो कि क्रोमियम +3 वाटर 0 है और हाइड्रोक्सिल हमारे पास -3 है। तो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स में इसका नाम है ट्राई एक्वा ट्राई हाइड्रो ऑक्सोक्रोमियम 3 है। अब देखिए अगर इसी रिएक्शन को देखें, अगर हम क्रोमियम +3 का वाटर के साथ रिएक्शन अगर हम एक्सेस में ले लें सोडियम हाइड्रोक्साइड तो क्या होगा, तो इसमें क्या होगा, ये हाइड्रोक्सिल जो है हमारे पास बेस के ये 6 के 6 प्रोटॉन को क्या करेगा एब्स्ट्रैक्ट करेगा, यानी वाटर के सारे प्रोटॉन डीप्रोटोनेट हो जाएंगे और नतीजे के तौर पर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स बनेगा और कॉम्प्लेक्स में क्रोमियम +3 और हाइड्रोक्सिल माइनस हमारे पास 6 बन गया
और 6 मोल ऑफ वाटर हमारे पास पैदा हो। तो ये हमारे पास क्या हुआ, एक नया कॉम्प्लेक्स बना जो कि -3 इसलिए का, -6 से +3 निकालते तो -3 आयन बनता है। अब इसी -3 आयन को हम क्या करते हैं, फर्दर आगे प्रोसीड करते हैं। तो इसके अंदर हम हाइड्रोजन परऑक्साइड डालेंगे। तो हाइड्रोजन परऑक्साइड डालने से इसको ब्रेकअप कर लेता है, जिसकी वजह से क्रोमियम +6 बन जाता है। अब आप देखें कि क्रोमियम हमारे पास देखें यानी +3 से क्या हुआ, +6 में आ गया और 2 हाइड्रोक्सिल आयन अलग होंगे और 8 वाटर के मॉलिक्यूल पैदा होंगे। तो हमने ये काम कर दिया कि क्रोमियम +3 को क्रोमियम +6 में ले जाने के लिए हमने इसी बात को फॉलो किया। इसका मतलब ये हुआ कि पहले हमने स्ट्रांग बेस डाला, फिर उसके बाद हाइड्रोजन परऑक्साइड डाला, तो हमने क्रोमियम +3 से क्रोमियम +6 को हासिल कर दिया। इसके बाद है दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो ये है कि जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्रोमियम 6 केमिस्ट्री है। क्रोमियम 6 केमिस्ट्री में हम 2 इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें क्रोमेट 6 और डाइक्रोमेट 6 को हमें डिस्कस करना है। अच्छा, क्रोमेट 6 क्या है, देखिए क्रोमेट 6 का आपके पास फार्मूला ये है। आप क्रोमियम के साथ 4 ऑक्सीजन अटैच है, ये 2 ऑक्सीजन है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये अनपेयर्ड है और यहाँ देखिए -2 है। और डाइक्रोमेट जो 6 है, ये 2 इलेक्ट्रॉन हमारे पास है, देखिए इसके अंदर, तो ये -2 है और ये भी हमारे पास क्या है, -2 है। तो हमें पता चला क्रोमेट 6 येलो कलर का होता है और डाइक्रोमेट जो 6 होता है ये हमारे पास ऑरेंज कलर का होता है। अब सवाल है कि ये जो क्रोमेट 6 और क्रोमेट जो डाइक्रोमेट 6 है, ये बेसिकली साल्ट है, ये बेसिकली हमारे पास पोटाशियम क्रोमेट्स के तौर पर इसको हम जानते हैं, इसको हम पोटाशियम डाइक्रोमेट के नाम से जानते हैं। तो ये पोटाशियम डाइक्रोमेट और पोटाशियम जो क्रोमेट है ये बेसिकली साल्ट है, और साल्ट हमेशा किसी भी एसिड और बेस को मिलाने से हासिल होता है। तो ये जो पोटाशियम क्रोमेट है ये बेसिकली क्रोमिक एसिड है। ये क्रोमिक एसिड और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड को जब हम मिलाते हैं तो ये पोटाशियम क्रोमेट बनता है +2 मोल ऑफ वाटर बनता है। इसके बाद क्या होता है कि डाइक्रोमिक एसिड को हम पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करवा लेते हैं, तो हमारे पास क्या बनता है, पोटाशियम डाइक्रोमेट प्लस वाटर बनता है। तो अब हमें पता चला कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमेट 6, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ डाइक्रोमेट 6 हमने देखा। व्हाट इज द कलर ऑफ क्रोमेट 6 येलो एंड व्हाट इज द कलर ऑफ क्रोमेट डाइक्रोमेट 6 हमारे पास क्या है, ऑरेंज कलर। हाउ कुड यू प्रिपेयर पोटाशियम क्रोमेट एंड पोटाशियम डाइक्रोमेट, तो ये एग्ज़ाम में इससे कई सवालात बन सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि क्रोमेट 6 और डाइक्रोमेट जो 6 है ये नॉर्मली इक्विलिब्रियम हालत में पाए जाते हैं। इनके बारे में एग्ज़ाम में इस तरह सवाल पूछ सकते हैं, हाउ कुड यू कन्वर्ट क्रोमेट इंटू डाइक्रोमेट एंड डाइक्रोमेट इंटू क्रोमेट। तो इसके लिए सिंपल है, हमारे पास ये हमारे पास क्रोमेट है +6 है और इसमें हम एसिड डालते हैं तो ये क्या होता है, क्रोमेट यानी डाइक्रोमेट 6 प्लस वाटर में तब्दील होता है। यानी हमें पता चला कि क्रोमेट 6 को डाइक्रोमेट 6 में तब्दील करने के लिए एसिड डाला जाता है और ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, दोनों हमेशा इक्विलिब्रियम हालत में एग्जिस्ट करते हैं, तो इसीलिए इनकी प्रॉपर्टी भी सेम होती है और इनका कलर येलो होता है और फिर हमारे पास ऑरेंज होता है। और इसी तरह से जब हम रिवर्सिबल रिएक्शन है अकॉर्डिंग टू ली शर्टियल प्रिंसिपल के मुताबिक, अगर हम इसमें बेस डालेंगे तो क्या होगा, जो डाइक्रोमेट बना है वो दोबारा क्या होगा, क्योंकि बेस क्या करेगा, अंदर प्रोटॉन एसिड के प्रोटॉन के साथ रिएक्ट करके वाटर बनाएगा, तो दोबारा क्या होगा, हमारे पास क्रोमेट में तब्दील होगा। तो हमें पता चला कि एसिड डालने से क्रोमेट डाइक्रोमेट में तब्दील होता है यानी येलो से ऑरेंज बनता है, और बेस डालने से जो डाइक्रोमेट है वो हमारे पास क्रोमेट में तब्दील होता है। ये टेस्ट ट्यूब में भी दिखाया गया है कि येलो कलर का है, एसिड डालने से डाइक्रोमेट में तब्दील हुआ और बेस डालने से ये हमारे पास दोबारा क्रोमेट में आया। तो एग्जाम में इस तरह सवाल पूछ सकते हैं, हाउ कुड यू कन्वर्ट क्रोमेट इंटू डाइक्रोमेट एंड डाइक्रोमेट इंटू क्रोमेट। इसके बाद हम बात करेंगे कि पोटाशियम डाइक्रोमेट जो 6 से है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर भी यूज़ किया जा सकता है। वो कैसे, देखें, ये हमारे पास क्रोमेट डाइक्रोमेट का आयन है, हमारे पास डाइक्रोमेट है
अब डाइक्रोमेट के साथ हमने एसिड डाला तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर काम करेगा और नतीजे के तौर पर हमारे पास क्रोमियम 3 बना और वाटर बना। हमने देखा ये हमारे पास जो 2 × +6 जो था, अब ये तब्दील होने के तो होके क्या हुआ, ये हमारे पास +3 में तब्दील हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब ये है कि आ सब्सटेंस विच हैव एबिलिटी टू गेन इलेक्ट्रॉन एंड टू रिड्यूस या रिडक्शन एंड टू गिव द ऑक्सीजन, तो उस सब्सटेंस को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। नॉर्मली जो क्रोमेट और डाइक्रोमेट्स होते हैं ये एसिड की मौजूदगी में स्ट्रांग पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनते हैं, क्योंकि जब एसिड डाला जाता है तो एसिड आसानी से इनके अंदर नेसेंट ऑक्सीजन पैदा कर लेता है। ये बात भी जहन में रखना है। तो इससे इस इक्वेशन से हमने ये साबित कर दिया कि जो क्रोमेट डाइक्रोमेट है +6 से है, ये +3 में तब्दील हुआ। यहाँ पर डाइक्रोमेट ने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर काम किया। इसके बाद हम बात करेंगे द रिडक्शन ऑफ एसिडिफाई डाइक्रोमेट 6 × जिंक। अगर हम इसी डाइक्रोमेट को हम जिंक के साथ ट्रीट करवाएं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो यहाँ क्या होगा, देखिए ये जिंक रिड्यूसिंग एजेंट है, ये जिंक इसको इलेक्ट्रॉन देगा और ये इलेक्ट्रॉन लेगा। नतीजे के तौर पर ये जो डाइक्रोमेट के अंदर जो क्रोमियम +6 है ये +3 में तब्दील हुआ और जिंक देखिए ये 0 से हमारे पास +2 में आ गया। इसका मतलब जिंक ने दिया रिड्यूसिंग एजेंट और डाइक्रोमेट ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन लिया, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फर्दर अगर इसका रिडक्शन कराएं तो अब देखिए इसमें क्या हुआ, क्रोमियम हमारे पास जो क्रोमियम है +6 से है, +6 × क्या हुआ, ये हमारे पास +3 में तब्दील हुआ। अब फर्दर अगर हम इसमें जिंक ढालेंगे तो ये जिंक क्या करेगा, फर्दर इसको रिड्यूस कर देगा और ख़ुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा और हमारे पास क्या होगा, ये देखिए क्रोमियम +3 से अब ये तब्दील हुआ, क्या हुआ, ये क्रोमियम +2 में तब्दील हुआ। तो ये भी आप एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं कि हाउ कुड यू कन्वर्ट क्रोमियम +3 × +3 +6 × +3 और +3 × +2, तो आप जिंक के ज़रिए से इनको +6 से +3 में ला सकते हो। इसके बाद रिएक्शन विद मोर साल्ट। मोर साल्ट क्या है, ये बेसिकली डबल साल्ट होता है और जो कि अमोनियम सल्फेट प्लस और फेरस सल्फेट +6 मोल ऑफ वाटर, ये हाइड्रेटेड डबल साल्ट को हम क्या कहते हैं, मोर साल्ट कहते हैं। तो मोर साल्ट के अंदर हम क्या करते हैं, पोटाशियम डाइक्रोमेट के साथ इसको एसिडिफाई करने के लिए H2SO4 डालेंगे तो ये रिएक्ट करेगा, तो हमारे पास क्या होगा, पोटाशियम सल्फेट क्रोमियम, इसमें जो है इसमें लिखते हैं क्रोमियम क्रोमियम ट्राईसल्फेट और प्लस वाटर और हमारे पास फेरस सल्फेट बनेगा और प्लस अमोनियम सल्फेट की फॉर्मेशन होगा। अब आप इसमें ज़रा चेक करें, देखें क्रोमियम यहाँ देखें +6 से है। अब देखिए मोर साल्ट के साथ जब रिएक्ट कराया तो ये क्रोमियम यहाँ पर देखिए क्या बन गया, ये +3 में आ गया, ये +3 में आया। इसी तरह से देखिए ये जो हमारे पास आयरन है, आयरन देखिए यहाँ पर +2 में है और यहाँ पर देखिए आप आयरन यहाँ पर +3 में होता है। तो +3 में लाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसको हम 3 बना लेते हैं, इसको हम 2 बना लेते हैं, तो ये 3 × -2 बन जाएगा और यहाँ से क्या होगा, हमारे पास 2 × +3 होगा। तो देखिए आप यहाँ से आयरन पे क्या हुआ, आयरन हमारे पास रिड्यूस हुआ और यहाँ से आप देखें आयरन हमारे पास प्लस ऑक्सीडाइज हुआ आयरन, यानी आयरन देखिए आप +2 से आयरन तब्दील हुआ है +3 में, जबकि क्रोमियम देखिए +6 से आया है +3 में। तो इसका मतलब ये कि क्रोमियम ने क्या एक्ट किया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर काम किया और आयरन ने क्या किया, रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर काम किया। तो इससे हमें ये बात पता चला कि मोर साल्ट के साथ रिएक्शन कराने से हमारे पास क्या क्या बने, एक हमारे पास पोटाशियम सल्फेट, दूसरा बना हमारे पास क्रोमियम सल्फेट और तीसरा बना वाटर और इसके बाद क्या है हमारे पास, इसको हम फेरिक बोलेंगे क्योंकि जब ऑक्सीडेशन नंबर 2 होता है तो इसको फेरिक कहते हैं।
फेरिक ट्राइसल्फेट बन गया और अमोनियम सल्फेट बना। तो ये हमारे पास क्या है, क्रोमियम केमिस्ट्री है।